स्वागत है आप सबका आपके चैनल एडवेंचर एकेडमी पर। आज है 12 जून दिन शुक्रवार। तो देखते हैं कि 12 जून से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे लिए बनते हैं। तो पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है कि वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच ने अनुमान लगाया है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 9.5% यानी कि अगले वित्त वर्ष में 9.5% की वृद्धि के साथ वापसी करेगी। देखिए, हमारा जो वित्त वर्ष है 2020 वाला वो अप्रैल से शुरू हो चुका है, 1 अप्रैल 2020 से शुरू हो चुका है, लेकिन अनुमान ऐसा है कि अगले वित्त वर्ष से जो है हमारी अर्थव्यवस्था वो ग्रो करेगी। ये अनुमान लगाया है कि वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच ने। और फिच कहाँ की एजेंसी मैं बता दूं, अमेरिका के न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। तो जाहिर सी बात है अमेरिका की एक रेटिंग एजेंसी है जो कहीं ना कहीं देशों की अर्थव्यवस्था का आकलन करती है और उसके ऊपर अपनी रिपोर्ट जारी करती है। ठीक है, पहली चीज़ इंपॉर्टेंट ये। दूसरी चीज़, फिच ने ये भी बोला है कि अगर हेल्थ सेक्टर अगर अपना स्टैंड ले लेगा अच्छे से, तभी यह अर्थव्यवस्था स्टैंड कर पाएगी, वरना यह अर्थव्यवस्था भी स्टैंड नहीं कर पाएगी। तो याद रखिएगा 9.5% की वृद्धि दर रहेगी कब? अगले वित्त वर्ष में। ये जारी किया है फिच रेटिंग एजेंसी ने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। उत्तराखंड ने हाल ही में हल्द्वानी में एक जैव विविधता पार्क खोला है। मैं बता दूं आपको, हल्द्वानी यहाँ का एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है और वहीं पर एक जैव विविधता पार्क खोला गया है। इस पार्क में 40 अलग अलग विषय खंड हैं, जिनमें चाहे फल हों, पौधे हों, खाने योग्य प्रजातियां हों, औषधियां हों, वाणिज्यिक महत्व के पौधे, वाणिज्यिक मतलब व्यापार महत्व के पौधे हों, जिनका या पार्क में ऐसे पौधे भी शामिल हैं जिनका धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है। यानी कि अलग अलग वैरायटीज़ के लगभग 40 अलग अलग वैरायटी हैं जो अलग अलग चीज़ों को प्रतिनिधित्व करती हैं। उसी तरीके का एक जैव विविधता पार्क हल्द्वानी में खोला गया है। और कल मैंने आपको बताया था, कल या परसों के सेशन में, कभी हाल ही में उत्तराखंड की राजधानी जो शीतकालीन राजधानी होगी, ग्रीष्मकालीन जो राजधानी होगी, वो स्थानांतरित होकर के गैरसैंण हो गई है। तो यानी कि अब उत्तराखंड की दो राजधानियां होंगी, एक तो गैरसैंण और दूसरी आपकी देहरादून। तो ये दोनों राजधानियों के बारे में आप याद रखिएगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के सीएम हैं और बेबी रानी मौर्य वर्तमान में यहाँ के कौन है? गवर्नर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। भारत सरकार के आदेशानुसार प्रवासी श्रमिकों को आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर किया जाएगा। ये दुनिया की सबसे बड़ी योजना है आयुष्मान भारत योजना। इस योजना में अब प्रवासी श्रमिकों को भी शामिल किया जाएगा अगर वो बीमार होते हैं। तो क्या है इस योजना में? तो देखते हैं। इसमें कुल 5 लाख, करीब 5 लाख रुपए एक परिवार के सदस्य को दिए जाते हैं स्वास्थ्य कवरेज के लिए या स्वास्थ्य बीमा के लिए, जिसमें से 60-40 का रेशियो रहता है, यानी कि 60% वहन करता है केंद्र और 40% इसी खर्च को वहन करता है राज्य। तो जो 5 लाख रुपए होंगे ये कहीं ना कहीं अब प्रवासी श्रमिकों को भी मिल पाएंगे स्वास्थ्य के ऊपर लगाने के लिए। इस योजना के तहत लगभग 53 करोड़ लाभार्थियों की पहचान की गई है। देखिए, 53 करोड़ लाभार्थी ऐसे हैं, यानी कि लगभग वर्तमान में जो 125 के आसपास करोड़ जनसंख्या है, 130 करोड़ के आसपास, उसमें से 53 करोड़ ऐसे लोग हैं जो कि लाभार्थी कहाँ, किस चीज़ के हैं? आयुष्मान भारत योजना के। और मजे की बात यह है, आप याद रखिएगा कि इन 53 करोड़ लाभार्थियों में 80% लाभार्थी कहाँ के हैं? ग्रामीण क्षेत्र के हैं। तो ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 80% इसके ग्रामीण क्षेत्र के हैं। किसके? आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना झारखंड राज्य से शुरू की गई योजना थी। तो आप सबके लिए यहाँ से मैं पहला प्रश्न छोड़ता हूँ कि आयुष्मान भारत योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ये बताइएगा, किस वर्ष को आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई थी? ठीक है, इतना आप बताइएगा। तो ये याद रखिएगा आयुष्मान भारत योजना के बारे में। अगला प्रश्न है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने हाल ही में वर्ष 2019-20 का खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी कर दिया है। देखिए, अभी आपको अगर विदित हो कि 7 जून को क्या मनाया गया था? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया था। तो इसी के ऊपर हमारे भी भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण ने एक लिस्ट जारी करी है कि भारत में राज्य और कौन से राज्य इतना बेहतर अपना खाद्य सुरक्षा के ऊपर ध्यान देते हैं या मानकों के ऊपर ध्यान देते हैं। तो उनमें से 3 राज्य हैं, गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, जो रैंकिंग में उन्होंने शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो ये बात याद रखेंगे कि गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र 1, 2, 3 करके रैंक इन्होंने प्राप्त करी है। केंद्र शासित राज्यों में पहले स्थान पर चंडीगढ़, दिल्ली और उसके बाद अंडमान द्वीप ने क्या किया है? केंद्र शासित राज्यों में अपना बढ़िया प्रदर्शन किया है। ठीक है, थीम भी याद रखिएगा, खाद्य सुरक्षा सबका व्यवसाय है। तो ये इस वर्ष की थीम थी, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की। बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आप सबके लिए एग्जाम में, बड़ा ही ज़्यादा पूछा जाता है कि 7 जून को कौन सा दिन मनाया जाता है या विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो ये कुछ इंडिया के बारे में फैक्ट थे, आपको भूलने नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत प्रति ड्रॉप मोर क्रॉप के लिए 4000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। तो क्या है ये प्रति ड्रॉप मोर क्रॉप?
इसका मतलब ये हुआ कि जो पानी है, पानी को कहीं ना कहीं ज़ाया ना किया जाए, बेकार ना किया जाए, और ड्रिपिंग के माध्यम से सिंचाई को बढ़ावा दिया जाए, और कहीं ना कहीं उसी के साथ में जो ड्रिपिंग प्रणाली होती है तो उससे जो पानी का स्रोत होता है वो ज़्यादा बर्बाद नहीं होता है, और कम पानी की लागत में फसलों के ऊपर बेहतर ढंग से सिंचाई कर पाएंगे। और उसके अलावा भी एक दृष्टिकोण अगर देखा जाए तो प्रति ड्रॉप मोर क्रॉप का मतलब ये है कि कहीं पानी का सर्वेक्षण ढंग से किया जाए, और प्रॉपर जो पानी सर्वेक्षण करके लाया जाए वो प्रॉपर खेती को यूज मिल जाए, या प्रॉपर खेती को प्रयोग में लाया जा सके। इसके लिए 4,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। तो आप सब मुझे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये आपसे दूसरी योजना का प्रश्न है। एक तो आपसे मैंने पूछा आयुष्मान भारत योजना, और दूसरा मैंने पूछा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भी कब प्रारंभ की गई थी, तो ये भी बात आप मुझे बताइएगा। नरेंद्र सिंह तोमर जी वर्तमान में कौन है, हमारे कृषि मंत्री हैं, ये बात हमें भूलनी नहीं है। चलिए अगले देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर। भारत सरकार द्वारा बांस आयात पर लगने वाले सीमा शुल्क के ऊपर क्या कर दिया है, 10% से बढ़ा करके 25% कर दिया है। तो बढ़ाने का औचित्य क्या है कि 10% से 25% बढ़ा दिया है? तो देखिए, इसका मुख्य कारण ये है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घरेलू बांस का जो प्रयोग है वो कहीं ना कहीं घर ही में ही हो, ठीक है, बेहतर ढंग से उसका प्रयोग किया जा सके, इसीलिए सीमा शुल्क बढ़ा करके 10 से बढ़ा करके 25% कर दिया गया है। यानी कि टैक्सेशन जो है उससे बढ़ा करके कितना, 10 से 25% कर दिया गया है। मान लीजिएगा थोड़ी देर के लिए कि ये हमारा केरला उगाता है 100 बांसों को, ठीक है, और वहीं यूपी 50 बांस उगाता है। तो कहीं ना कहीं जब अगर बांस को आयात करोगे, मंगाओगे बांस को, तो उसमें जो सीमा शुल्क होगा कहीं ना कहीं बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है हर राज्य सोचेगा कि इसका पूंजीगत निर्माण, या कहें हम कि बांस का पूर्ण प्रयोग अपने राज्य में ही कर लें बजाय आयात शुल्क देने के, ठीक है। तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप इसको हैंडल कर पाएंगे। तो ये बात समझिए कि 10 से 25% कर दिया गया क्या, बांस के आयात पर लगने वाले सीमा शुल्क को, ठीक है, ये आपको समझ के रखना है। और मैंने बताया आपको आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज अलग से जारी किया गया, जो कि टोटल जीडीपी का 10% था। ये भी बात आपको नहीं भूलनी है, ठीक है। आगे देखते हैं, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन द्वारा भारत की के संजीता चानू पर लगे डोपिंग रोधी उल्लंघन के आरोपों से उन्हें मुक्त कर दिया गया है। मैं बता दूं आपको कि के संजीता चानू को 2017 में यूएस की एक एजेंसी थी जो कि डोप टेस्ट लेती थी, उसने एनाबॉलिक स्टेरॉयड और टेस्टोस्टेरॉन नामक एक पदार्थ है, जो कि कह सकते हैं मादक पदार्थ है, जो नशा युक्त पदार्थ है, उसका सेवन करते हुए इनको पाया गया था कि संजीता चानू पर। इसीलिए उनको क्या कर दिया गया था, कहूँगा कि करों के तहत उनको खेलने से मना कर दिया गया था। लेकिन अब इनके ऊपर क्या कर दिए गए हैं, सभी डोपी रोधी उल्लंघनों को आरोप से मुक्त कर दिया गया, तो दोबारा ये वापसी कर पाएंगे। और ये नाम आप लोगों को बड़ा याद भी रखना है, क्योंकि इन्होंने जब गोल्ड कोस्ट में भी गेम हुए थे राष्ट्रमंडल के, तो ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में, तब वहाँ पर इन्होंने 53 किलोग्राम भार वर्ग में क्या किया था, स्वर्ण पदक जीता था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक जगह नहीं कई जगह पर इन्होंने अपना प्रदर्शन बेहतर किया है। लेकिन फिलहाल 2017 में इनके ऊपर डोप टेस्ट के जो आरोप लगे, उनमें जो पदार्थ था एनाबॉलिक स्टेरॉयड टेस्टोस्टेरॉन, इसी के कारण इनको प्रतिबंध लग गया था। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ, ये तीसरा प्रश्न आपके लिए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये आप बताइएगा, कि इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो ये तीसरा प्रश्न है आपके लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में एशियाई शेरों की आबादी में 29% की रिकॉर्ड बढ़ोतरी जारी करी गई है। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, 29% की रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है एशियाई शेरों की, यानी कि सिंहों की, जो एशियाई सिंह है उनकी वृद्धि हुई है। एशियाई शेरों की संख्या अगर 2015 की बात करें तो 523 थी, लेकिन 2020 में बढ़कर के 674 हो गई। और मजे की बात यह है कि जंगली सिंहों की एकमात्र आबादी जो सर्वाधिक बिलोंग करती है वो रहती है गिर अभ्यारण्य में, और गिर अभ्यारण्य है कहाँ पर, गुजरात में। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारतीय सिंहों की या जंगली शेरों की सर्वाधिक संख्या कहाँ निवास करती है, या फिर ऐसे पूछते हैं कि गिर नेशनल पार्क किस लिए फेमस है, या गिर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कितनी वृद्धि हुई है और कितनी संख्या हो गई है, ये तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपको, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बुरुंडी के राष्ट्रपति पियरे नकुरुनजीजा का निधन हो गया है। ये 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद अभी हाल ही में अगस्त में अपनी सत्ता छोड़ने वाले भी थे, लेकिन अब क्या किया जाए, इनका निधन ही हो गया, तो जाहिर सी बात है सत्ता दोबारा किसी न किसी हाथ के हाथ लगेगी। 2006 में इन्होंने सत्ता पर काबिज हुए थे, और तब से लेकर के लगातार अभी चल रहे थे, लेकिन अगस्त 2020 में अपनी सत्ता भी खाली करने वाले थे। तो पियरे नकुरुनजीजा ये बुरुंडी के राष्ट्रपति हैं। बुरुंडी अफ्रीकन देश है, बता दूं आपको, यहाँ की राजधानी है गिटेगा, और बुरुंडीन फ्रैंक यहाँ की क्या है, करेंसी है। तो ये थी आज की करंट अफेयर का सेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। जो भी आपको दिक्कत लगती है, पूछने वाले कोई क्वेश्चन रह गया है इसमें दिमाग में, तो आप जरूर पूछ लीजिएगा। ये जो 3 प्रश्न आपको दिए हैं, जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।